नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए भव्यम क्लासेस की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है आरती शर्मा और आज मैं और मेरी टीम आपके सामने सीडीपी फर्स्ट पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे, छानने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए उसका डीएनए करेंगे पूरी तरीके से। 150 क्वेश्चंस आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। पहला टर्म मेरा है आपके साथ सीडीपी को लेकर 30 क्वेश्चन फटाफट जर्नी के साथ मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपके सामने है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, यानी कि अपनी जो भी उसने डिसाइड किया है, काम किया है, उस पर दोबारा उसको चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए क्या होगा? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? ये नहीं होगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध? ये भी नहीं होगा। परिभाषा क्या? ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाता है इसका फर्स्ट, पहले का ही आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण, देखिए टर्म समझते ही जैसे ही आपके दिमाग में वो वोकैब आ जाएगी, वहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आंतरिक आरोपण आ गया, यानी कि आप क्या समझ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। आप कहाँ पे समझेंगे? आप क्या समझेंगे? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मैंने खुद से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इस चीज को नहीं कर पाया। तीसरे की बात करते हैं, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों को। आपने देखा होगा एक टर्म है, ये जेंडर से क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ये मत समझिएगा कि रूढ़िवादिता से क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता से नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जेंडर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? देखिए शब्दों का खेल है, चुटकुले, पहेलियां, किसमें बच्चा पसंद करेगा? 1 साल बिल्कुल नहीं, हाँ 3 साल बिल्कुल नहीं, 7 या 12। 7 वाली जो एज होती है बच्चे की कौन सी हो जाती है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे को ये गेम जो है बहुत ज्यादा अच्छे लगने शुरू करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 7। अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं, हमने करा भी था कैरल गिल्किन ने कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। देखिए जब भी नैतिक विकास की बात करेंगे कॉलबर्ग याद आएगा। कॉलबर्ग में ध्यान रखिएगा, उसने नारीवादी दृष्टिकोण को हमेशा पिछाड़ा है। उसकी जो स्टोरी है नैतिक में, उसमें भी उसने नारी को लेके एक अलग ही वर्चस्व फैलाया है। तो आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम के अंदर हम किसकी बात करेंगे? अधिगम के अंदर बात करेंगे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देना, और जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। आंसर नंबर 6 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 7th क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से कर चुके हैं हम लोग अपनी लास्ट क्लास में। इसको हमने जो क्लासेस चलाई थी, मैराथन बेस्ड चलाई थी, जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी, उसमें सारे क्वेश्चन हमने इसमें से करे। देखिए 7th क्वेश्चन, शैशवावस्था में सामाजिकरण की पहली क्या? प्राथमिक। समाजीकरण में शैशवावस्था में कौन सी है? समाजीकरण पहला। और उसमें पूछा है फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो कौन सी हो जाती है? माध्यमिक। आंसर हो जाएगा आपका 4th 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, डिस्ग्राफिया हम पढ़ चुके हैं। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित बीमारी। पढ़ते हैं लिखने वाला बीमारी कहां पर है आपकी? ये तंत्रिकाएं विकार है जिसकी विशेषता अक्षर और आकारों के बनाने में, यानी कि जो चीज मैं ड्रॉ कर रही हूं उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। आंसर नंबर 1। फटाफट बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़े, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ते ही इतने सटीक तरीके से उसमें उतर जाइएगा कि आंसर आपके सामने होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन फटाफट से, प्रतिभा बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, क्या कहलाता है? त्वरण, गतिवर्धन, उसको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? जब भी कोई शिक्षक किसी भी समावेशी कक्षा में जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है? पहला, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल। विषय विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, बिल्कुल सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वकों की जांच करें, ये भी ठीक है। और विविधताओं को एक बाधा के नहीं, भैया बाधा देखना ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। चौथा आंसर गार्डनर, करा था हमने लास्ट क्लास में भी। गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, देखिए दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि है और मूर्तिकार के पास कौन सी इंटेलिजेंस है, बस ये पूछ रहा है। तो दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी, अंत व्यक्ति अपने मन को जानेगा, साइंस ऑफ सेल। और वही मूर्तिकार दिक स्थान को, अगर वो स्पेशल वो मूर्तियों की कला, मूर्ति फेस नाक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना जानता है। 11वें का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करते हुए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य, सिंपल क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? समकक्षों के साथ कंपटीशन नहीं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। बिल्कुल, लर्निंग का पहला यही है, यंत्रवत नहीं है। मतलब आपको कोई भी चीज रेक्टिफिकेशन में नहीं लेकर आनी है। दोनों तीनों ऑप्शन गलत, आंसर हो गया आपका सेकंड। 13 क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से। विद्यार्थियों की शैलियों, सीखने की शैलियों में विविधता क्या किसमें आती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तो ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं जी ये नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा है? नहीं भाई, बाधा भी नहीं है। शैलियां जो विविधता तो डाइवर्सिटी, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रयोग है। नेक्स्ट है, डैश को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखना चाहिए, प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ उपेक्षा की जानी चाहिए, बुराई की नहीं जानी चाहिए, और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। 13 का क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने 14 वाला। ओके 14 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन निष्कर्ष, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है आपको, बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके सामने। इतना इजी पेपर आपके सामने है, सीरियसली बिल्कुल लड्डू है, गप करके खा जाना चाहिए था आपको। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ये सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, मतभेदों के बीच संलग्न होते हैं, तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ए और आर दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही कह रहा है वो। 15 देखिए। 15 क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, कब सीखते हैं बच्चे? जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। इजी से हार्ड की तरफ करेंगे, अमूर्त से मूर्त करेंगे, नहीं सीख पाएगा। जटिल से सरल नहीं, लॉजिकल नहीं, सबसे पहले इजी, उसके बाद टफेस्ट। हमारे हो गए 50 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपके सामने, वाइगॉस्की, कॉलबर्ग, पियाजे। ऐसा लगा कि फर्स्ट पेपर जो है आपका पूरा का पूरा उसी में डूब कर आया है। तो देखिए, लेव वाइगॉस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगॉस्की आते ही बस क्या आना चाहिए? सहकर्मी, पीयर कोलैबोरेशन। आंसर हो जाता है सीधा। टाइम वेस्ट ही नहीं करने के लिए दिया आपको। एग्जामिनर ने ऐसा पेपर बनाया कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, डायरेक्ट पहुंच सको अपने आंसर पे। नेक्स्ट भी वाइगॉस्की से देखिए, आंतरिक वाक क्या होती है बच्चे की? विकासात्मक देरी का संकेत, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका। क्या है भैया? बच्चों को अपनी जो सोच होती है, अपनी जो समझ होती है, उसको कंट्रोल करने का तरीका। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन फटाफट से। चलिए, 4 वर्ष की पढ़ना कहती है कि एक बटन जिंदा है। वो कह रही है, क्या कह रही है? एक बटन जो है वो क्या है? जिंदा है। जब बटन जिंदा है इसका मतलब पियाजे की थ्योरी आ गई। और कौन से? जीववाद। आंसर हो गया आपका जीववाद। फटाक से बस पहुंचना था आपको। निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? बताइए। जिस भी बच्चे के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म होता है, बार बार दोहराव करेगा, आवर्ती वाला व्यवहार, मैंने बताया था, भूमिका मूवी, ठीक है, भूत वाली, वही कल ही तो बताया था हमने आपने उस बारे में। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, जल्दी। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, 10 रह गए हमारे। बच्चों में समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? बताइए। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना? नहीं जी, उन्हें बुद्धिमंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आंसर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अपनी डाइट और बीएड में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, कथन निष्कर्ष, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदार और संलग्नता हो। बिल्कुल ये भी ठीक है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। क्या बताइए कि सब ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा जी। ए और आर जो है दोनों ही सही है और जो व्याख्या है आर जो एक ही पूर्ण रूप से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? कि जब भी बात करते हैं अनुभव की तो वो देता है किस पे? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पे नहीं, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व में, मतलब उस पे काम करने को लेकर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सी नहीं देती है भाई? नहीं देती है गैर प्रसंगीकरण, वो योगदान नहीं देती, बाकी तीनों देती है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है? बताइए जरा। इसमें है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा। सामाजिक संपर्क और विकास का एक प्रमुख घटक है, ऐसा वो नहीं कह रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन वाइगॉस्की से फिर से आ गया जी।
वाइगोस्की क्या कह रहा है? वाइगोस्की आपसे, वाइगोस्की कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, या संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। बताइए, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? जी, सुगम बनाता है, बिल्कुल आराम से। 26 लॉरेंस कॉल्बर्ट के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? आंसर हो जाता है उसका पारंपरिक स्तर। कौन सा? पारंपरिक। नेक्स्ट देखिए 27 जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। बताइए, जीन पियाजे फिर से आ गया, मैंने कहा था बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा इसको। जीन पियाजे को आप करके भी गएंगे आई थिंक बहुत सारे बच्चे। पियाजे, कॉल्बर्ग, वाइगोस्की, पूरा पेपर उस पर आपका मतलब करीब 12-13 क्वेश्चन आपके इनसे रिलेटेड कर रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है भैया? केंद्रीयन। क्या है? सेंट्राइजेशन। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। बताइए, जब भौतिक बुद्धि की बात की जाती है तो वो किस पे काम करता है? शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ और बाहरी। सिर से पैर हमने पढ़ा था ना, ये शीर्षगामी, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर की तरफ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि माध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है? देखिए, जब भी प्रारंभिक की बात की जाती है तो पहले स्थिर होती है, फिर कुछ हद तक जो है आत्म केंद्रित होती है, फिर धीमी होती है, तार्किक होती है, या फिर धीमी होती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। नहीं, पहले थोड़ी सी स्थिर होती है, फिर कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, फिर धीमी होती है मध्य बाल्यावस्था में, और फिर तार्किक हो जाती है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए, कागज को वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत के रूप में रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई या तैरना? आंसर हो जाता है आपका तैरना। ये इसका उदाहरण है, हमने करा भी था। ग्रॉस मोटर स्किल्स, 30 क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे से हो गए। नेक्स्ट गणित के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और मेरे साथी आपको ज्वाइन करेंगे। मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो जल्दी जल्दी में, तो उसके लिए माफ करना। बाकी हम लोग जो भी हमारे फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ ना कुछ आपका आगे पीछे रहता है, तो हम लोगों ने फटाफट से बस आपके लिए कोशिश करी है कि आपको एक अनुमान लगाने की जो है अंदाजा दिया जाए, बिल्कुल लेकिन सटीक होगा। ये तो थोड़ा सा आपको भी पता है इफन, बट जो फाइनल आंसर की में हो भी जाता है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, लिखते हैं नाम का नाम, चलते हैं आगे। आइए सर। आया था और मैक्सिमम चीज़ें वही थी जो आप लोगों को पढ़ाई गई थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूरा पेपर उठ के आया है। तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/5 के 6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन आप किस मेथड का यूज करके पढ़ाओगे? तो इसमें आंसर होगा आपका ए मतलब आपका यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। फ्रैक्शन डिस्क का यूज करके आप किस चीज को पढ़ाओगे? फ्रैक्शन को पढ़ाओगे। तो पहले क्वेश्चन का 31st क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। वो कह रहे हैं संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा। इस वर्ड को ध्यान से देखो, उपकरणा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबटाइजिंग। वो क्या कह रहा है? सबटाइजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नंबर सेंस। मतलब वो कह रहा है सबटाइजिंग जो है नंबर सेंस को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबटाइजिंग क्या होता है? सबटाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम बच्चे के सामने क्वेश्चन देंगे और बच्चा जो है उसका तुरंत आंसर दे देगा। अब वो कह रहा है कि कौन सी चीज इसमें बेस्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपने बच्चे के सामने पासा फेंका, उस पर 4 डॉट बने हुए हैं, तो वो 4 गिनेगा नहीं, 1 2 3 4, वो देखते ही बता देगा इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो सबटाइजिंग का मतलब क्या है? सीधा देखते ही आंसर देना। तो इसमें जो आंसर होगा, स्टूडेंट्स रोल अ डाई एंड इज एबल टू से इट इज अ 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। मतलब डॉट्स को काउंट करे बिना वो आंसर दे देगा कि इसमें कितना लिखा हुआ है। तो इसे बोलते हैं सबटाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ओलंपियाड एंड कंपटीशंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी, ये होगा स्ट्रेंथर्ड। ठीक है, इसका मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देश भर में जो ओलंपियाड है और जो प्रतियोगिता है वो क्या होंगी? वो मजबूत होंगी। तो 33 का हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है?
कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। मतलब वो कह रहा है कि मैथ्स की क्लास में क्या होता है, नॉर्मली बच्चे जो हैं मैथ्स को जो है दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो है टफ समझते हैं। वो कह रहा है गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। मतलब वो कह रहा है गणित की ऐसी कौन सी प्रकृति है जिसकी वजह से बच्चों को मैथ्स में और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में डर लगता है। तो इसका आंसर होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, मतलब द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन ये देख रहे हो, अभी तक 4 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वो कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है। मतलब वो कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार हम क्या मानते हैं कि लड़कियां जो है मैथ्स में वीक होती है। तो ये किस वजह से है, ये है आपका समाज की लिंग संबंधी धारणाओं की वजह से। इसका मतलब क्या है, समाज में हम लोग क्या समझते हैं या हम लोगों को क्या सिखाया गया आज तक कि लड़कियां जो है मैथ्स नहीं सीख सकती, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो 35 का आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। 36 है अ टीचर यूजेज अ रोल प्ले मेथड। मतलब टीचर किस चीज का यूज करती है, रोल प्ले मेथड, मतलब भूमिका निर्वाह का यूज करती है मैथमेटिक्स की क्लास में। तो उसका एम क्या है, उसका एम है प्रोजेक्टिंग आइडियाज, मतलब नए नए आइडियाज को क्या करना, प्रोजेक्ट करना, यही उसका क्या है, मेन एम है। ठीक है, तो 36 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 36 का आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। मतलब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में काम किया है। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट जी ने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में काम किया है। तो 37 का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब 38 है, एक सब्जी बेचने वाला पालक बेचता है 60 रुपए प्रति किलोग्राम। एक सब्जी बेचने वाला है, वो पालक को बेच रहा है किस हिसाब से, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए। अब देखो उसने कैलकुलेशन कैसे करी, 100 ग्राम के 6 रुपए, फिर 100 ग्राम के 6 रुपए, फिर 100 ग्राम के 6 रुपए, और 50 ग्राम के कितने, 3 रुपए। तो उसने टोटल करके 21 रुपए ऐसे निकाला। मतलब जो सब्जी वाला है उसकी मैथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने लॉजिकल तरीके से 350 ग्राम की सब्जी का क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया। ये किस वजह से है, अब वो कह रहा है सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वो कह रहा है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बिल्कुल गलत है। ये तो स्पष्ट है, इसका आंसर बिल्कुल सही आया, तो ए तो होगा नहीं, ए तो हमारा होगा नहीं। इसका मतलब जिसमें ए है उसे तो हटा दो, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत, मतलब बी वाला भी गलत। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल सी होगा, केवल सी होगा। ठीक है, ओनली सी। इसका मतलब बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न, गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न को करके खोज रहे हैं। तो इसका 39 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। अब हम चलते हैं अपने 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन देखो, 40वें क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है आकलन के बारे में, आकलन मतलब असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा ए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ए और डी जो है सेम ऑप्शन है, ए और डी जो है सेम ऑप्शन है, इसका मतलब इसके दोनों सही आंसर है। तो इसका मतलब इसका ए और डी बोथ होगा। तो इसका मतलब इसमें आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा पूरा। जिसका सही हुआ होगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जिसने गलती से बी या सी में से टिक कर दिया होगा उसे भी इसका पूरा नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है 41वां। अधिक कम मतलब मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट मतलब लंबा छोटा, फार नियर, फार नियर मतलब दूर समीप, बड़ा छोटा मतलब बिग स्मॉल एक्सेट्रा। ये क्या है, ये अवधारणाएं क्या है।
सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विश्लेषण, मतलब देखो क्या कह रहा है, जब हम बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं तो प्राइमरी लेवल को कंसेप्ट सिखाने से पहले हम क्या बताते हैं, उसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना सिखाते हैं, बड़ा छोटा, मतलब 5 का सिक्का जो है 1 के सिक्के से बड़ा है। तो इसका फायदा क्या होता है, ये होता है महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं अवधारणाएं, मतलब नंबर्स को सिखाने से पहले हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणितीय अधिगम सामग्री, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, मतलब मैथ्स को लर्न करने का जो मटेरियल है, जैसे अबेकस है, ग्रिड है, ठीक है, उसके अलावा आपका पेपर है, ये क्या यूज होते हैं, इसका यूज क्यों होता है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करते हैं, मतलब फॉर्मूले में किसकी मदद करते हैं, टीचर की नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका होगा स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करते हैं, मतलब बच्चे जो हैं इससे सेल्फ लर्निंग सीखते हैं, किससे, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उससे बच्चे खुद सीखते हैं, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही होगा। चौथा है डेवलप्स लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास, मतलब क्लास में अधिगम के वातावरण को विकसित करने में यह मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, मतलब बी और डी। तो 42 का हमारा आंसर क्या होगा, बी और डी होगा। अब 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो हमें किसे ढूंढना है, गलत वाले को। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, यह भी सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल। लर्निंग के अंदर अगर एरर नहीं होंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, एरर होना भी बहुत जरूरी है। इसका आंसर होगा बी। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करने देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, उसे सुधारेंगे। तो 43 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब 44 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में गणितीय अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब मैथ्स की जो क्लास टीचर हैं वो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करती हैं जिससे क्लासरूम क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो किस चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, वो पूछ रहा है किस चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। वह हमेशा, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में टर्म एंड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। She always praises the student who achieves highest marks in the class in the term ended examination। तो इसका यूज वो बिल्कुल नहीं करेगी, बाकी तीनों चीजों का वो यूज करेगी। अब 45वां क्वेश्चन है, पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following statement about nature of mathematics, मतलब गणित की प्रकृति, are most appropriate, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू क्रिएटिव। ठीक है, मतलब गणित की जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, वो ऐसा है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। इसका मतलब ए जरूर आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। दूसरा कह रहा है इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन, मतलब ये बच्चों की जो चाइल्ड इमेजिनेशन है उसे नर्चर करने में, उसे पोषित करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो बी वाला भी बिल्कुल सही होगा, इसका मतलब ए भी खत्म हो गया। तीसरा कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल ये किस पे बेस्ड है, जो नेचर है मैथमेटिक्स का वो किस पे बेस्ड है, डिडक्टिव रीजनिंग पे। चौथा है इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, मतलब यह हमेशा अभिसारी होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ए बी सी इसमें तीनों सही है, ए बी सी तीनों किस में, सी में। इसका मतलब 45 का आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। सी का मतलब थर्ड हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने 46 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा पहले होगा, तो देखो इसमें डी तो खत्म हो गया। अब इसमें देखो इसका मतलब ये वाले तो तीनों कॉमन में है, फिर है 1.05 1.5। देखो 1.5 जो है 1.05 से बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटे पे जाएंगे, तो ये भी खत्म हो गया। 1.5 बड़ा है, अब 1.05 और 1.055। अब देखो 1.05 और 1.055, अब 1.05 जो है वो 1.055 से क्या है, इसमें आपका ये बड़ा होगा, ये आपका इसमें क्या होगा,
बड़ा होगा, तो इसका जो हमारा आंसर निकलेगा ना, मतलब इसमें जो 1.055 है वो इससे बड़ा होगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 46 का आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, मतलब सबसे पहले आएगा 10.5, उसके बाद आएगा 1.50, उसके बाद आएगा 1.055, फिर आएगा 1.05, फिर आएगा 1.005, फिर आएगा 0.155। अब ये है, इसको हमें प्लस करना है, और कहाँ तक, विषम पदों तक। विषम पद मतलब ऑड नंबर तक। ये बिल्कुल आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। अब देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1, 3, 5, तो क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 में कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 लोगे तो 5 -5 + 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 47 का आंसर हमारा होगा बी। बी का मतलब 5। 48 कह रहा है 100 लाख। 100 लाख मतलब 100 लाख। वो कह रहा है 100 लाख को हम क्या लिखेंगे, 100 लाख मतलब 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। तो 48 का आंसर क्या होगा, 1 करोड़। 49 में क्या कह रहा है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में एक पूर्ण संख्या मतलब एक होल नंबर जोड़ा जाता है, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। मतलब 100 में एक होल नंबर जोड़ा था और उसी नंबर को 100 में से घटा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। वो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल क्या है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200। तो इसका मतलब 49 का हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अब 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब फैक्टर। इसका मतलब वो ये कह रहा है इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3630 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। देखो 3630 को 5 करेगा, हमें नहीं वाला ढूंढना है। 11 भी करेगा, 3 भी करेगा, लेकिन 9 जो है 3630 को डिवाइड नहीं करेगा पूरी तरह। ये किसका क्वेश्चन है, हमारा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट का जो सम है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। 6 और 3 9 और 3 12, ये 12 आ रहा है, तो 12 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 3630 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। वो कह रहा है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, संगीता एक सोप खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपए। जो सोप का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपए। वो कह रहा है उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, उसके पास एक सिक्का है 5 रुपए का, तो उसके पास वैल्यू कितनी बन गई, 5 रुपए। आगे कह रहा है 2 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब 2 सिक्के हैं और 1 रुपए के हैं, तो वैल्यू कितनी बन गई, 2 रुपए। और वो कह रहा है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, मतलब उसके पास 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो वैल्यू कितनी बन गई, 2.5 रुपए। तो संगीता के पास टोटल पैसे कितने बने, 9.5 रुपए। वो कह रहा है उसे और कितनी धनराशि की जरूरत है, हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द सोप, मतलब साबुन को खरीदने के लिए उसको कितने पैसे की और जरूरत पड़ेगी। 10 रुपए का साबुन था, 9.5 रुपए उसके पास ऑलरेडी है, तो उसको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 50 पैसे की। तो इसका मतलब 51वें का हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। अब 52वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करी, मतलब रुबीना ने अपनी जर्नी कब शुरू करी है, 16:50 पर, और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। मतलब 16:50 मतलब शाम को 4:50 पे उसने अपनी जर्नी को शुरू कराए, और अपनी जर्नी को कब खत्म कराए, 21:15 मतलब रात को 9:15 पे। तो इस यात्रा में समय कितना लगा, इसका मतलब 21:15 में से आपको क्या माइनस करना है, 16:50। घंटे में से घंटे माइनस होगा और मिनट में से मिनट माइनस होगा। अब ये देखो 15 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा इसे दे देंगे। तो 21 घंटे में से 1 घंटा हमने निकाल दिया, तो बचा 20 घंटे। और ये 15 मिनट है, 15 मिनट में 1 घंटा जुड़ेगा मतलब 60 मिनट, तो ये बचेगा 75 मिनट। और इसमें से हम माइनस करेंगे 16 घंटे 50 मिनट, तो 75 में से 50 गया 25, 20 में से 16 गया 4, तो आंसर क्या होगा, 4 घंटे 25 मिनट। इसका मतलब 52 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब वो क्या कह रहा है, 53 क्वेश्चन में ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसे हमें किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो सबसे पहले 1/4 होगा, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25, उसके बाद होगा 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.33, उसके बाद होगा 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। तो इसका मतलब 53वें क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखो 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg क्या खरीदा, बादाम खरीदा। प्रियदर्शनी ने
4.8 kg खरीदा बादाम, इसका मतलब बादाम कितना हो गया 4800 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4.8 kg में कितने हो गए 4800 ग्राम। और उसने 2500 ग्राम खरीदी किशमिश, 2500 ग्राम किशमिश खरीदी और 3.5 किलो काजू खरीदा। 3.5 किलो का मतलब 3500 ग्राम उसने काजू खरीदा और इन सबको मिला दिया मतलब ऐड कर दिया। तो 0 0 8 और 5 13, 13 और 5 18, 1 5 और 2 7 और 3 10, तो 10,800 ग्राम उसके पास इस ड्राई फ्रूट का क्या बना, मिक्सचर बना। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। 3 दर्जन का मतलब 36 पैकेट बना दिए। तो आपको बताना है प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। उसके बाद टोटल 10,800 ग्राम है, 36 पैकेट बनाए, 36 से डिवाइड कर दो, 36 दिया होता है 108 और 2 0, तो 300 ग्राम का एक एक पैकेट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आगे क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास वर्ग है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा को डबल कर दिया जाए, डबल का मतलब 5 का डबल कितना होगा 10, तो वो कह रहा है तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो शुरुआत में साइड कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर साइड कितनी हो गई 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो एरिया जो है 25 से 100 हो गया। 25 से 100 का मतलब 4 गुना हो गया। तो 55वें का आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, मतलब एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। न्यूमेरिकल बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, हमें गलत वाली ढूंढनी है। देखो वो कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है हमारा, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत बन जाएगा। ये वाला हमारा गलत होगा। इसमें क्या होगा, सी गलत होगा। सी कौन सा, अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहा है एक पतंग एक आयत बन जाएगी अगर उसके विपरीत कोण बराबर हो गए। तो इसका इसमें 56वें क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब ये 57 क्वेश्चन आया पैटर्न का, हमें बताने इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें वैल्यू क्या आएगी। देखो पैटर्न क्या है, ये है 1 6 15, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे 45 66 और ये 91। देखो 1 से 6 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 5, 6 से 15 हो रहा है तो ये कितना बढ़ रहा है 9। अब देखो यहाँ कितना बढ़ा 5, यहाँ बढ़ा 9, तो कितना फालतू बढ़ा 4, तो यहाँ पे कितना फालतू बढ़ना चाहिए 13, तो यहाँ कितना आना चाहिए 28। और आगे चेक कर लेते हैं, 28 और 15 ये 17, ये हो गया 21। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना कितना बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है 4 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 57 आंसर का क्या होगा, 57 का आंसर डी होगा। डी का मतलब फिल इन द ब्लैंक में हमारा क्या आएगा 28 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, ये ब्लड ग्रुप दे रखे हैं ABO और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। ए ग्रुप के 9 बच्चे हैं, बी ग्रुप के 6 बच्चे हैं, ओ ग्रुप के 12 बच्चे हैं और AB ग्रुप के कितने 3 बच्चे। वो कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। सबसे अधिक कौन से हैं, ये तो टोटल हो गया, सबसे अधिक है 12 और सबसे कम कितने हैं 3, तो 12 और 3 का रेशो बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा 4:1। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा 4:1। अब 59 है, आमिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर, मतलब ये जो है 36 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे स्क्वायर को अरेंज कर रही है, तो अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है 36। तो देखो एक तो होगा 1 × 36, एक होगा 6 × 6, एक होगा 12 × 3, एक होगा 9 × 4 और एक होगा 18 × 2। अब आपने एक 36 ले लिया तो 36 एक नहीं लेना, 12 3 ले लिया तो 3 12 नहीं ले सकते। तो कितनी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, तो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 5। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा आंसर क्या होगा ए होगा। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें पेपर में आपका, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रि आयामी मतलब 3 डायमेंशनल आकृतियां हैं। हमें बताना है किस ऑप्शन में सारी की सारी फिगर हमारी कौन सी फिगर है 3D फिगर है। तो देखो घन 3D है, घनाभ 3D है, लेकिन वृत्त जो है सर्कल जो है वो 2D है, तो ये गलत। घन मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, आपका गोला मतलब स्फीयर और बेलन मतलब सिलेंडर, ये चारों की चारों कौन सी है 3D फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा क्या होगा बी होगा।
तो आप लोगों ने देखा ये टोटल हमने 30 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करे, ठीक है, और आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासरूम से आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ होगा। अगली कड़ी में ईवीएस पेडागोजी में सवाल नंबर 61 में आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? इस बात के लिए ऑप्शन ए कह रहा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना चाहिए, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना चाहिए, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, और ऑप्शन 4 में है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तो ऑप्शन ए में जो लिखा गया है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करने की जो बात कही गई है वो बिल्कुल आपके इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 62 ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन की बात कही गई है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन के लिए ऑप्शन ए में जो ए और सी लिखा गया है, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 63 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कथन ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, उसका कारण क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये था सवाल नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तक चयन करने के मानदंड की बात कही गई है सवाल नंबर 64 में, और इसमें पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 64 का। इसके बाद में है सवाल नंबर 65 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन ए में प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, कारण बताया गया है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। सवाल नंबर 65 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए की जो बात है वो बिल्कुल सही है और आर बिल्कुल गलत है। 2 नंबर को बिल्कुल लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 66 कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? सवाल नंबर 66 इसका जो आपका है आंसर नंबर जो आपका है 3 अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा सवाल नंबर 66 का। इसके बाद में है सवाल नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ईवीएस पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य की बात की गई है सवाल नंबर 67 के अंदर, और कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस के पढ़ाने के उद्देश्य की बात कही गई है। तो इसमें 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस को पढ़ाने का। सवाल नंबर 68 श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। सवाल नंबर 68 का जो है वो बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा आपका ए, सी और डी। इसका जो आंसर है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। उसके बाद में है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना और पाठों को अधिक समान, सुखद और दिलचस्प बनाना इसका उद्देश्य होना चाहिए। सवाल नंबर 68 का 2 ए, सी और डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसमें जो आपका आंसर है सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2 परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक इनकी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? सवाल नंबर 17 के अंदर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट और फोन कॉल के जरिए यह संभव हो सकता है। सवाल नंबर 70 का 4 यानी कि चौथा ऑप्शन लॉक किया जाए। सवाल नंबर 71
ईवीएस सेक्शन के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए ऑप्शन 1 में चेनिंग, ऑप्शन 2 में परीक्षण और त्रुटि, ऑप्शन 3 में खोजपूर्ण प्रश्न और ऑप्शन 4 में है कंडीशनिंग की बात की गई है। तो इसमें जो खोजपूर्ण प्रश्न है यानी कि जो प्रोबिंग की बात कही गई है वो बिल्कुल सही होगा। ईवीएस सेक्शन के दौरान एक शिक्षक के बयान और जो प्रश्न है वो विद्यार्थी स्वयं को अपने साथी की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सवाल नंबर 72, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन की जो बात कही गई है इसमें 72 का जो आपका आंसर है वो किसान, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 72 का। उसके बाद में है सवाल नंबर 73 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा गया है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण में कहा गया है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। 73 का जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो आंसर राइट हो जाएगा वो है ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ये दोनों ही सही है और इसका ये बिल्कुल करेक्ट व्याख्या कर रहा है। सवाल नंबर 74, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब है 75, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? सवाल नंबर 75 का जो है वो है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ईवीएस का। तो ये सवाल 75। अब हमारे सर ईवीएस की पेडागोजी के लेकर के अगला जो सवाल है वो पेडागोजी के अलावा 76 से 90 तक के जो सवाल है ईवीएस के हमारे जो जीके जीएस से रिलेटेड वो लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। दोस्तों मैं आज 76 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके ईवीएस की जनरल क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोला है स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में क्या दिया है? जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। और स्तंभ बी दे रखा है कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति, पीले रंग का या छोटे परंतु खुशबूदार। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा वो हमको जानना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चौथा हो जाएगा, जिसमें ए को बताएगा 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कराया था आपको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? ऑप्शन आपके पास दे रखा है केरल, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक। तो बताइए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd ओडिशा, क्या हो जाएगा? ओडिशा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है? जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ऑप्शन सी बोलता है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ऑप्शन डी बोलता है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ए एंड डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारे बोलता है 79, जिससे बोलता है 24 ग्राम पर मिली घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन 1 बोलता है 143 ग्राम, ऑप्शन 2 बोलता है 144 ग्राम, ऑप्शन सी बोलता है 146 ग्राम, ऑप्शन 4 बोलता है 142 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 144 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि पौधों के निम्नलिखित, ठीक है, मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। ऑप्शन बी बोलता है पौधों को शक्ति और सहारा देना। ऑप्शन सी बोलता है पौधों के अन्य भागों में जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो तने के
मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी सी डी आपको दे रखा है। ऑप्शन ए बोलता है केवल ए और बी, ऑप्शन बी बोलता है ए बी और सी, ऑप्शन सी बोलता है केवल बी और सी, और ऑप्शन 4 बोलता है केवल बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें हो जाएगा ए बी और सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या बोलता है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और कारण बोलता है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अतारणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। तो हमको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, या तो दोनों सही है तो दोनों गलत हो सकता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी बोल रखा है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसे बोला है ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, जिसमें बोल रखा है निम्नलिखित कथनों और ए और बी पर विचार कीजिए। जिसे बोला है मनाली में डालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और कथन भी बोलता है मनाली में बारिश हुए बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चा, इसमें ए बी सी डी आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बोला है कि ए गलत है परंतु बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे रखा है। ऑप्शन ए बोलता है मांसपेशियों की ऊर्जा, ऑप्शन बी बोलता है ध्वनि की ऊर्जा, ऑप्शन सी बोलता है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी बोलता है रासायनिक ऊर्जा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 मस्कुलर एनर्जी, ठीक है, मांसपेशियों की ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। जिसमें बोला है बोम्बा चावल, पोनी चावल, बोरा चावल और अरेबियो चावल। जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें हो जाएगा आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बोरा चावल ही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है बच्चा आपको, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्या बोलता है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः स्थिति में कहाँ है। तो देखो बच्चा, ये बताना है गुजरात और क्या है आपका आंध्र प्रदेश किस में स्थित है, तो वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देन 86, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज द राइट ऑप्शन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बालक, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। कितना हो जाएगा बच्चा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट। देन अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, 88 आता है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत शब्द यहाँ पे दे रखा है, मतलब कि इनकरेक्ट की बात कर रखा है। तो क्या है हमारा, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वह अपने शिकार को चबा कर खाते हैं और वह अपने भोजन को पूरा निकल जाते हैं और सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वह अपने शिकार को चबाकर, यहाँ पे लिखा हुआ है वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है
जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघला कर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा फंसा हुआ है, ये भी मैंने आपको क्लास में बता रखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन, टिन और कॉपर और जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिससे हम बोल सकते हैं टिन प्लस में कॉपर का हमने यूज किया था यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी बोलता है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाता है। ऑप्शन सी बोलता है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन डी बोलता है कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बालक? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिससे हम बोलते थे कि हमारा सी और डी हमारा क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? अब आपका हिंदी आ गया है, अब आपके हिंदी के टीचर हम आएंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू। पेपर सॉल्यूशन की अगली कड़ी में सीटेट पेपर 1 हिंदी भाषा प्रथम के रूप में जिसने चूज़ किया है, उसका सवाल नंबर 91 से लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। इसमें अपने स्वार्थ और संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से सम्मान करें कि हम हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार है, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते हुए उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता और मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए, कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी विकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और ये हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो बिल्कुल इसमें इस गद्यांश के अनुसार स्वार्थ जो ऑप्शन 4 है वो 91 का बिल्कुल सही है। 92 में हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे क्या तात्पर्य है? हम इस अगर पैराग्राफ के अनुसार देखेंगे तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 को लॉक किया जाए। ऑप्शन सवाल नंबर 93 सुख दुख का कारण है, तो इसमें जो 2 नंबर पर दिखा गया है कर्म, यानी कि इस गद्यांश के अनुसार सुख दुख का जो कारण है वो कर्म को बताया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? इस गद्यांश के अनुसार ये लिखा गया है कि प्रायश्चित के साथ साथ मानव को पुरुषार्थ भी करना चाहिए। 1 नंबर बिल्कुल सही है। 95 में मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इससे क्या तात्पर्य है? इसका रहेगा मन सभी विकारों का कारण होता है, इसलिए मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, मन से बुरे भावों का निष्कासन भी इसका हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रबल आंसर है। 96 में जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 97 में है स्वार्थ का विलोम शब्द है निस्वार्थ, जो 3 ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सवाल नंबर 98 में मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये वी है, तो जो ये लिखा गया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और 99 में कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? यहाँ पर ज्ञान का ज्ञान, बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध, दुख सुख सब में विलोम लिखे गए हैं, लेकिन अंधकार अंधेरा जो 2 नंबर है ये बाकी ऑप्शन से बिल्कुल भिन्न है, तो 99 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का, यानी कि सवाल नंबर 100 से लेकर के सवाल नंबर 105 तक आपको इस कविता को पढ़ करके आंसर देने थे। कविता थी आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। ये कविता है और इस कविता के माध्यम से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 100 कविता का मुख्य स्वर है, ये जो कविता है इसका मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति के बारे में इसमें बात की गई है। आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। ऑप्शन ए में नगण्य, ऑप्शन
2 में अप्रासंगिक, ऑप्शन 3 में औसत, ऑप्शन 4 में संज्ञान योग्य। तो जो संज्ञान योग्य भूमिका है वो स्त्री की बात इस कविता के अंदर की गई है। 102 नंबर सवाल में स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? बिल्कुल इसमें जो है वो अबला आपका बिल्कुल सही रहेगा। अबला शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है क्योंकि इसमें स्त्री को बहुत मजबूत बताया गया है, इसलिए अबला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 103, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? बिल्कुल इस कविता के अनुसार आपको बताना था कि स्त्री की जो निर्माणकारी शक्ति का भाव है वो कविता की कौन सी पंक्ति में निहित है। इस कविता को पढ़ करके आपको इसका बिल्कुल आंसर बताना था। तो इसमें ये जो लिखा गया है ये आपको कविता को पढ़ करके बताना था कि कविता के अनुसार इसमें किस बात का चर्चा किया गया है। तो इस कविता के अनुसार आप लोगों के सामने, क्योंकि इससे पहले हम लोग गद्यांश के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसके बाद में हम लोग बातचीत कर रहे थे सवाल नंबर इस कविता के अकॉर्डिंग। तो जननी हो संपूर्ण जगत की, कमज़ोर न समझो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नींव। तो यहाँ पर जननी हो संपूर्ण जगत की, इसकी जो बात है वो इसके अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, कविता के अनुसार स्त्री को क्या बताया गया है? ऑप्शन 1 कविता के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, ये बात इसमें की गई है। 105, जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्योंकि जय शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 106 नेक्स्ट का है। इसमें इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो इनको उपयुक्त विकल्प चुन करके बताना था आपको। कक्षा, ये पूरा पेडागोजी का हिंदी का मैटर है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है? तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो आंसर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए सबसे ध्यान रखने योग्य बात है कि कक्षा 3 की जो अध्यापिका है वो अपने शिक्षार्थी को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। आप कक्षा के अंदर किसी भी क्लास को टीचर नए वर्ड से अगर कोई परिचय करवा रहा है तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें ताकि वो नई शब्दावली के बारे में बच्चों को अर्थ मालूम हो जाए। तो ये 2 नंबर का जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है 106 का। सवाल नंबर 107, भाषा सीखना किससे संबंधित है? सवाल नंबर 107 है, भाषा सीखना है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कौशल का पार्ट है, अच्छी तरीके से ध्यान रखें। 107 का 3 नंबर सही होगा। सवाल नंबर 108, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। ये स्वयं निरीक्षण करने की बात कर रहा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है एकदम 108 नंबर सवाल का। इसके बाद में हम चलते हैं सवाल नंबर 109 की तरफ। सवाल नंबर 109 के अंदर जो बात कही गई है वो है, आप आगे से देखिएगा, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, ये मेरे कान। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? कविता विद्यार्थी गा रहे हैं, वो अपने अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। अध्यापिका इसमें किस टीचिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए इस कविता को पढ़ा रही है? तो इसमें जो ये आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया ऑप्शन 2 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया को बिल्कुल सही माना जाए। उसके बाद में है 110 का, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इसको मिलान करके देखना है। ये बहुत ही लेंथी सवाल था, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अनुमान, ये जैसे ऑप्शन ए में अनुमान की बात कही गई है तो इसमें क्योंकि अनुमान लगाने की बात की गई है तो ऑप्शन 5 में जैसे अनुमान लगाते समय हम लोग पाठ्य सामग्री किस बारे में है ये जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ए का 5, तो आप मोटा मोटा यदि किसी भी ऑप्शन में देख लेते तो 4 नंबर में जो है ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही और सटीक हो जाता। इसके बाद में सवाल नंबर 111, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पिछली इकाई से शब्द लिए जा रहे हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर ग्रुप में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली भी करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं। ये किस चीज़ का उदाहरण रहेगा? ये बिल्कुल अच्छा आंसर था आपका, क्योंकि वो अपने सहपाठियों के साथ में आकलन कर रहे हैं और सवालों को अदला बदली करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 होगा वो बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि कक्षा के विद्यार्थी अपने सवालों का ग्रुप में अदला बदली कर रहे हैं और किसी एक इकाई से शब्द लेकर के उसके बाद में उन 5 प्रश्नों के उत्तर ग्रुप में देने का काम भी कर रहे हैं।
तो ऑप्शन 3 सहपाठी का आकलन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में है सवाल नंबर 112। मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे ये कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। बिल्कुल 112 नंबर का सवाल था, वो बहुत ही अच्छा सवाल था और इसका जो सही हो जाएगा वो है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। बिल्कुल गत्यात्मकता की भाषा को सीखने की बात की गई है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में है सवाल नंबर 113। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसमें जो आंसर राइट हो जाएगा वो है, इसका आप देख सकते हैं कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी जो एबिलिटी है उसका प्रदर्शन कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसमें जो आंसर 2 है वो बिल्कुल राइट है, ए सही है परंतु आर है वो गलत है। ये सवाल नंबर 113 का 2 नंबर को लॉक किया जाए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114 114। कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंजित जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है। सोशल वे में सामाजिक सिचुएशंस के अंदर आप लैंग्वेज का यूज़ कैसे करेंगे ये मंजित अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो टीचर के साथ अलग वे से बात करता है, अपने मित्रों के साथ अलग वे से बात करता है और 2 वर्षीय बच्चे के साथ अलग तरीके से बात करता है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, ये भी भाषा के रूप की बात कही गई है। इस सवाल के अकॉर्डिंग भाषा के अगर, क्योंकि वो बात करने के बोलने के तरीके में अलग अलग बात करता है, जो वाकगत ऑप्शन 3 जो कहा गया है ये बिल्कुल सही है, यानी कि वाकगत रूप की बात की गई है, इसमें वाणी बोलना या स्पीकिंग की बात की गई है। 115 नंबर। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वैसे सुने हैं और न अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वो भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खान होता है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, बहुभाषावाद, सहजवाद। तो इसमें रचनावाद बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा। ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारी कक्षा सेक्शन के दौरान भी टीचर्स ने आपको अच्छा समझाया था, जो आप जिस समय आप हिंदी की पेडागोजी की बात कर रहे थे। सवाल नंबर 116। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? बिल्कुल ये सवाल भी बहुत अच्छा था आपके इसके लिए। इसका उत्तर हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन 3 को 116 के लिए लॉक किया जाए। सवाल नंबर 117। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में साझा पठन के रूप में, संभाविक पठन के रूप में, सहस्वर पठन के रूप में, मॉडल पठन के रूप में। तो इसमें सहस्वर पठन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को 117 के लिए लॉक किया जाए। उसके बाद में है सवाल नंबर 118। पठन सिखाने का ये उपागम, पढ़ना सिखाना या पठन सिखाने का जो उपागम का सवाल था, जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनियम से शुरू किया जाता है। इसमें जो वर्णों की बात की गई है और स्वनियम से शुरू किया जाता है, और जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने में पहले स्वनियम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? इसके लिए जो आंसर है संरचनात्मक उपागम की जो टेक्निक है ये आपका लॉक कर दिया जाए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर 119। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में बात कही गई है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया गया है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब ये सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। बिल्कुल 119 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 120। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते हैं समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है?
सवाल नंबर 120 का जो आंसर है, क्योंकि इसके लिए कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं भी शामिल हो, जिससे उनके मौखिक बात जो है टेक्निक वो भी डेवलप हो सके। तो इस तरीके से हिंदी के सवाल नंबर 91 से लेकर के सवाल नंबर 120 तक के लिए लेकर के उपस्थित हुआ। अब आ रहे हैं हमारे अंग्रेजी के सर, जो आपको इंग्लिश के सवालों को लेकर के उपस्थित होंगे। वेलकम दोस्तों, दोबारा से मैं आपके सामने आ गई हूँ। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगी। पैडागोजी और कंटेंट ग्रामर दोनों को ही करेंगे। जब हम बात करेंगे पैसेज की, तो पैसेज को हम लोग समझते नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर पे चलते हैं आपके, ठीक है। फिर ग्रामर जहाँ पे मुझे लगेगा समझाने का वो पोर्शन मैं आपको समझा दूंगी, और जितनी भी पैडागोजी उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये पूरी स्टेटमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसके आंसर पे लेके चलती हूँ बस आपको। आंसर है इसका सेकंड। आंसर क्या है इसका? एक सेकेंड, ओके, आंसर है सेकंड। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो भी क्या पड़ जाएगा आपका थर्ड। देयर वॉज ए नो टेल ट्री नियर द हाउस। 22 का भी आपका थर्ड पड़ता है। 24 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा आपका ए और बी आर राइट बट सी इज रॉन्ग, ठीक है। 123 का 24 की बात करते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी 124 में भी, और आंसर हो जाता है इसका बी इज राइट और ए इज रॉन्ग। 24 का आंसर हो जाता है आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं 125 की। 125 का जो क्वेश्चन है उसका हो जाता है ये पहला FT उसमें पूछा गया है कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। तो पहला जो है ये आपका ए वाला ये फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है, ओके। क्वेश्चन आपके होगी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए क्या है। डैश विद अंकल हैंस हु वाज द फार्मर, द अंडरलाइन वर्ड इज ए एंड क्रॉस। मतलब उन्होंने बोला है कि जो वर्ड दे रखा है वो क्या है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर प्रिंसिपल है। तो देखिए उसने बोला डैश विद अंकल हेनरी, ठीक है। इसने बोला हु वाज ए फार्मर, द अंडरलाइन वर्ड हु वाज ए फार्मर का मतलब क्या है, वो नाउन के बारे में बता रहा है? नहीं, वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, विशेषता किस में दे रखी है? एडजेक्टिव में। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए कप बोर्ड फॉर द डिशेस। अगर हम लोग बात करें फॉर द डिशेस, द अंडरलाइन वर्ड इज ए या एन। जो फोर दे रखा है, फोर का मतलब आप जानते हैं लिए के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, आर्टिकल है या कंजक्शंस है। तो यहाँ पे जो फोर है वो प्रीपोजिशन को दर्शा रहा है। आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट। 28 की बात करते हैं, देयर वाज ए नो गैरेट एट ऑल, द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स द सेम। ये जो शब्द आपको दे रखा है इसका जो सबसे सिनोनियम कह सकते हैं, सिनोनियम क्या है गैरेट का? इसका सिनोनियम है आपका लॉफ्ट। ये हो गया आपके 28 क्वेश्चन रिलेटेड, ये पैसेज से थे। नेक्स्ट पैसेज फिर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है फर्दर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। क्या हो जाएगा? एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। 130 क्वेश्चन फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू और फॉल्स है? तो सी और ए जो है वो ट्रू है, ओके। सी और ए जो है वो ट्रू है, बट बी क्या है इसके अंदर? फॉल्स हो जाएगा। 131 पे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत दे रखी है? ओनली अ फ्यू वर्ड। देखिए जब भी ऐसे कुछ आए ओनली अ, तो उसमें आप समझ जाइएगा वो स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होती है। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? ए। 31 का ए। 32 के बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। फिर वही दो स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। इवन द जजेस रिकॉग्नाइज हिज लीगल acumen and he prefer his legal obligation to family obligation। इसके अंदर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो दोनों ही, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही कह रखी है। 132 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारे 133, हिज आर्गूमेंट वर फोर्सफुली। देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग। हिज आर्गूमेंट वर फोर्सफुली, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि करेक्शन जो है हो रखी है, प्रिंट सही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अगर हम लोग आंसर की बात करें, द आर्गूमेंट वर फोर्सफुली। जब भी कोई आर्गूमेंट जो है फोर्सफुली करी जाती है तो किस तरह से होती है? वो क्रेजी या विटलेस, कैलकुलेटिंग नहीं, वो रीजनेबल होगी। कौन सी होगी? रीजनेबल होगी। डैश अ बंडल कंटेनिंग कोट पेपर, द अंडरलाइन वर्ड इज ए या एन।
जो कंटेनिंग जो शब्द दे रखा है वो वर्ड क्या है, अगर हम लोग बात करें वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था उसी तरह का क्वेश्चन है, ये विशेषता बता रहा है बंडल की। तो जो विशेषता बताते हैं शब्द नाउन और प्रोनाउन की, बंडल क्या है यहाँ पर, बंडल क्या हो जाता है नाउन, और ये क्या बता रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है, जो भी क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन का वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, वन साइलेंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर डैश, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज कॉज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रिंसिपल। ये जो क्लॉज है आपके इसके अंदर ये क्या बता रहा है, देखिए दो क्लॉज होते हैं, हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो ऐसा क्लॉज होता है, द साइलेंट वाज द पर्टिकुलर, ये एक्चुअली क्लॉज है पूरा, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी कुछ पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हम इसको समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है, ए वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेंट्स इन विच दे अपीयर। बॉटम अप अप्रोच मतलब कैसे होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। वोल लैंग्वेज अप्रोच पूरी लैंग्वेज पे करेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर रहा है वो यहाँ पर, या कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात कर रहा है। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं कि ए वे टू टीच रीडिंग क्या है, पढ़ाना रीडिंग की तरह, और एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहा है, एम्फेसिस भी कर रहा है। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, पूरी लैंग्वेज को अप्रोच कर रहा है। किसको कर रहा है वो, पूरी लैंग्वेज को अप्रोच कर रहा है। तो आंसर हो जाता है 136 का सेकंड। 137 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है द एबिलिटी टू थिंक, कौन सी योग्यता, बच्चों को सोचने की जो योग्यता है, एंड टॉक बात करने की, अबाउट लैंग्वेजेस, जब भी बच्चा सोचता है और बात करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोफेंसी कहा जाता है, इमर्ज लिटरेसी कहा जाता है, मेटालिंग्विस्टिक कहा जाता है, या फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मेटा, ये देख रहे हैं आप, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। किसको, द एबिलिटी ऑफ थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, उसके बारे में, भाषा के बारे में बात करने को क्या कहा जाता है, मेटालिंग्विस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं 138। इसमें एक पैसिक लाइन कही गई है, अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास सेकंड। एक पेरेंट है अपनी क्लास टीचर से बात करने गई है अपने बच्चे की, जो उसका बच्चा सेकंड में है। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हर चिल्ड्रन समथिंग से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हर्ड एनी अडल्ट्स और सिबलिंग से। वो कह रही है कि वो मेरा बच्चा जो सेकंड में, वो किसी की बात नहीं सुनता, ना अपने साथियों की ना अपने बड़ों की। तो वो किसकी बात कर रही है, क्या वो समझाना चाहती है, वो कह रही है कि एज पर द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कौन सी अप्रोच कर रही है वो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कर रही है कि चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज, वो नई लैंग्वेजों को सीखे ताकि उन पर रिएक्ट करना शुरू करे, अपनी उनकी दूसरों की जो भावनाओं को समझे और उस पर उसको काम करना शुरू करे। तो 138 का जो आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ए टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट, फैसिलेटर होता है आपको पता है, एक जो टीचर होता है क्लास में वो फैसिलेटर का ही काम कर रहा है। तो वो कह रहा है ए टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी विच द इन्वॉल्व एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड लुकिंग एट ए बुक टुगेदर व्हाइल द अडल्ट आस्क क्वेश्चन एंड इंकरेज अ डायलॉग फॉलो बाय द स्विचिंग रोल सो दैट द चाइल्ड आस्क क्वेश्चन टू द अडल्ट इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा इसमें कि जो टेक्निक है फैसिलिटेट कर रही है बच्चों को लिटरेसी के लिए, वो क्या होती है, शेड रीडिंग होती है, डायलॉगिक रीडिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, या फिर मॉडल रीडिंग होती है। तो देखिए जब भी कोई फैसिलिटेट होता है लिटरेसी में, एक दूसरे की हेल्प करता है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका डायलॉग रीडिंग होती है ना, कंसेप्ट होते हैं बच्चे के, डायलॉग्स होते हैं, डिलीवर करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। 140 क्वेश्चन, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्न एज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एक टीचर जो है कैसे डेवलप कर सकता है लिसनिंग स्किल्स को और लैंग्वेज लर्नर को, मतलब जो भाषा जो सीखना चाहता है बच्चा, उसकी लिसनिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकता है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर, बच्चे के लिए, जो सीखने वाला बच्चा है उसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लाके लिसन टू वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज के पॉइंट्स को वो सुन सके, और ऐसे सोर्स प्रोवाइड करा के और इंगेज करके उनको इस लिसनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो 140 का आंसर हो जाता है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है 141। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी लेवल, जो शुद्धता है, प्योरता है, प्राइमरी लेवल में बिल्कुल ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। तो बताइए जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है वो शुद्ध जो है व्याकरण का यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता। नेक्स्ट वो बोलता है ग्रामर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम, जो ग्रामर है वो कैसा पार्ट है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, अगर हम लोग प्राइमरी लेवल की जब बात करते हैं तो ग्रामर जो है बच्चों को सिखाई जाती है छोटे लेवल पे, ठीक है ना, लेकिन ग्रामर सिखाई जाती है, उसमें शुद्धता के लिए हम लोग नहीं कर सकते, एक्यूरेसी नहीं आ सकती बच्चे की, उसके अंदर वहाँ गलतियाँ वो करेगा। तो इसका जो ए है वो गलत है। तो कहाँ पर है आपका, ये थर्ड, ए फॉल्स है और बी जो है बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए इसको,
नेक्स्ट में वो कह रहा है कि थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू द पैडोलॉजिकल सेटिंग इज, क्या है वो, कंटेंट है, अप्रोच है, टेक्निक है या सिलेबस है। जब भी हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल पोजीशंस की और नेचर ऑफ लैंग्वेज की, तो वो हमारे किसको, वो कंटेंट के अंदर आता है या अप्रोच करता है, वो अप्रोच करता है, क्या करता है, अप्रोच करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन की, हमने पढ़े थे FA1 FA2 पढ़े थे, याद होगा आपको, ठीक है, FA4 तक होते हैं। तो कहता है कि क्या होते हैं जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर हम लोग बात करें सीधे ऑप्शन पे, तो नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज, नहीं इसके अंदर नहीं आएगा। रिलेट टू अनगोइंग डेवलपमेंट, अनगोइंग डेवलपमेंट के अंदर भी नहीं आएगा। इन्हीं वर्ड से आपके आंसर करते चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैरिड आउट एट द प्री स्पेसिफिक इन द पर्टिकुलर स्टेज, नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेज पे भी काम नहीं करते। व्हाट इज द हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाँ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या होगा उसके बारे में बहुत अच्छे से बताते, तो 143 का भी हो जाता है आपका 4। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 144 पे। While planning lesson for young learner, the teacher decide to focus on the total physical response, TPR, ठीक है, टोटल, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे भी ये पेपर्स में आ जाता है। टोटल फिजिकल रिपोर्ट जो रिस्पांस होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, TPR। मेथड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन, जो TPR होता है उसके अंदर इनमें से क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं सीधा ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। मस्ट इंश्योर, मतलब वो कोशिश करता है उसको पूरा देखने के लिए, टू एड सम बॉडी एक्टिविटी, मतलब जो भी बच्चा क्लास में जो भी एक्टिविटी करेगा, ठीक है, अपने हाथ से, पैर से, आंखों से, मुंह से, वो सारी एक्टिविटी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। 144 का जाता है आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं 145 पे। ये थिंकिंग आपने करी भी होंगी, इंडक्टिव डिडक्टिव आप सब करके गए होंगे। While approach to grammar encourage the belief that learner is language is the matter of learning rules। देखिए अगर हम लोग बात करें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की, डिडक्टिव और इंडक्टिव से क्वेश्चन ना है तो ऐसा लगता है कि पेपर अधूरा रह गया, तो वो सिंपल, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग रूल्स किसके अंदर आते हैं, इंडक्टिव या डिडक्टिव के अंदर, किसके अंदर आते हैं, डिडक्टिव। 145 का आंसर हो जाता है आपका 4। 146 पे हम लोग चलते हैं, इसका आंसर क्या होता है हमारा, अ टीचर इज अ प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर, फ्री दे रहा है क्लास 5 के बच्चों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस मोस्ट ऑफ द टीचर, इसमें बच्चे को लिए टीचर क्या कर रहा है, वो कर रहा है बोथ फ्लुएंसी पे भी काम कर रहा है और उसकी शुद्धता एक्यूरेसी को भी दिखा रहा है, ठीक है। वो फ्री है अपने ग्रामर के लिए काम करने के लिए, तो वो फ्लुएंसी पे भी काम करवा रहा है और एक्यूरेसी पे भी करवा रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है टॉप डाउन मीन्स अटेम्प्ट टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन, वो कह रहा है कि बॉटम अप का मीन क्या होता है, ठीक है। नीचे से जो हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं ऊपर की ओर अगर हम लोग ले जा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या कहना चाह रहा है उसमें, फोकस ऑन प्री रीडिंग या फिर फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट, फोकस ऑन द आस्किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फोकस ऑन द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब बिल्कुल उसको गहराई से जानने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि फोकस ऑन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। किस पे फोकस करना है, शब्दों पे और फिर करना है फ्रेजेस के ऊपर। विच अमॉन्ग दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर, सबसे पहली लैंग्वेज जो टीचर होता है, कोई भी भाषा का जो टीचर होगा उसकी जो पहली जो हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आइडेंटिफाई द लर्नर कम्युनिकेटिव नीड्स, बच्चे की ज़रूरत क्या है उसके अनुसार बच्चे को सिखाना, काम करना बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। 149 है हमारा, अ यंग चाइल्ड पिक्स अप ए बुक्स होल्ड इट्स साइड अप एंड टर्न्स द पेजेस, दिस एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट, वो कह रहा है एक यंग चाइल्ड है जो पिक कर रहा है, पिकअप ए बुक कर रहा है और अपने पेजों को जो है साइड अप कर रहा है, टर्न कर रहा है कॉर्नर से, जो वो किसको दिखा रहा है, अमर्जेंट करिकुलम को दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है, सॉल्यूशन स्किल्स है या उसकी लिटरेसी स्किल्स हैं, किसको दिखा रहा है। देखिए अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से, कोई भी है ना, कोई छोटा बच्चा है और पिक कर रहा है, बुक को होल्ड कर रहा है, तो किसको दिखाएगा, वो जो करिकुलम है वो उससे भाग रहा है, किससे भाग रहा है, वो करिकुलम से भाग रहा है, तो आंसर हो जाता है 140। आज का लास्ट क्वेश्चन 150, ठीक है, मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग बात करें, दो स्टेटमेंट है आपके सामने दे रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं स्टेटमेंट से, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लर्नर एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर द जेनेटिकल प्रेसिटाइज टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट, द, ये सही है क्या बात बताइए आप,
द लर्नर सेंटर क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल लर्नर सेंटर अप्रोच जब भी होगी, जब बिल्कुल सही होगा क्लासरूम, तो अगर हम लोग बात करें इसमें जो ए है इसका वो गलत हो जाएगा और आर जो है बिल्कुल इसकी सही व्याख्या हो जाएगी। 150 क्वेश्चन भव्यम क्लासेस की टीम आपके सामने लेकर आई है। कोशिश करिए कि हम भी एक्यूरेसी को ध्यान में रखें और बिल्कुल सही तरीके से आपके पास तक इन आंसर्स को लेके जाए। अब मैं स्वागत करूंगी अपनी टीम का, जिन लोगों ने पूरे दिन आप लोगों के लिए मेहनत करी है। प्लीज सर आइए स्टेज पे। स्पेशली वेरी थैंक यू आप सब स्टूडेंट्स का। भव्यम की टीम के साथ में आप सीटेट पेपर 1 के सॉल्यूशन को लेकर के हमारे भव्यम के एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ साथ में थे और ये पेपर 1 का जो सॉल्यूशन था हमारी पूरी टीम की एक्सपर्टाइज की मदद से बहुत ही कम समय में, सटीक समय में और हमने आपको उपलब्ध करवाया है। आशा करेंगे कि हमारी भव्यम की टीम आपके लिए समय समय पर आयोजित होने वाली ऐसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन हमारे चैनल पर लेकर के हम उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ में आज जिनका पेपर 1 हुआ है उन सब विद्यार्थियों को हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ईश्वर करे आपका पेपर अच्छा गया होगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपकी मेहनत के मुताबिक बिल्कुल सकारात्मक रहेगा, ऐसी हमारी पूरी टीम आपसे आशा करती है। मेरी इस भव्यम परिवार की पूरी टीम में आरती मैम जो आप सीडीपी के और पेडागोजी के पेपर सॉल्यूशन को लेकर के उपस्थित हुए थे और उसके साथ साथ हिंदी के लिए मैं उपस्थित हुआ था आपके बीच में, और शुभम सर आपके बीच में ईवीएस के पेपर को लेकर के उपस्थित हुए थे और प्रभात सर मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के उपस्थित हुए थे। इसके बाद में भी अभी सेकंड पेपर के लिए भी हम लोग आपसे हमारे चैनल पर उपस्थित होंगे। साथ साथ में हमारे भव्यम का DSSB TGT PGT और PRT का पेपर 1 का जो बैच है वो कल सुबह यानी कि 21 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। सुबह शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। वे विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं भव्यम क्लासेस की GTB नगर की ब्रांच पर कल 3 बजे से ज़रूर उपस्थित होवें। भव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। पेपर सॉल्यूशन और जितना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे वहीं आपके पास क्वेश्चन भी, जैसा कि हम लोग बात करें, सही आंसर तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। 16वां नंबर का क्वेश्चन